What is a fluid? Fluid is something which can flow. फ्लो से बना है फ्लूइड। इसका मतलब है कि ये लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती हैं, दोनों फ्लो करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिक्विड भी दिखाते हैं और गैसेस भी दिखाती हैं, दोनों दिखाते हैं। वो वाली कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़नी है। फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक, जब फ्लूइड एट रेस्ट है, और दूसरा व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। सो व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, तो आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, इसके हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक शब्द किसके लिए है? खड़ा हुआ, एट रेस्ट। और व्हेन द लिक्विड फ्लोज देन इट हैज सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज एंड दैट वी स्टडी इन हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स, दिस इज fluid in motion. ओके, ये दो ब्रांचेस। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट के लिए पहली प्रॉपर्टी, द फ्लूइड्स कैन एक्सर्ट प्रेशर। फ्लूइड्स कैन एक्सर्ट प्रेशर। अब ये वाला जो शब्द है प्रेशर, इसको हम लोगों ने ध्यान से थोड़ा समझना है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर शब्द को समझिए। प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया, उस फोर्स ने उसको इफेक्ट किया, कम इफेक्ट किया, ज्यादा इफेक्ट किया, नहीं इफेक्ट कर पाया, तो हम क्या बोलेंगे? उसका इफेक्ट ज्यादा था, उसका प्रेशर ज्यादा था। उसका इफेक्ट कम हुआ, उसका प्रेशर कम हुआ। फोर्स तो हमने लगाया, इफेक्ट नहीं हुआ, यानी उसका प्रेशर नहीं बन पाया। तो हमने एक चीज ध्यान दी, एक हमने सरफेस में, इस सरफेस में ये एक नेल लिया, इस नेल को हमने इसमें डालना है। ये हमने इसके ऊपर इसको रखा और इसके ऊपर 10 kg का वेट रख दिया, ये अंदर नहीं गया। 10 kg इज ए फोर्स, ये इस सरफेस में इसको नहीं डाल पाया। उसके बाद हमने क्या किया? यहां पर इसकी नोक बना दी। नोक बनाने के बाद फिर से इसको ऐसा रखा, अब हमने 10 kg वेट लगाया, उसने इसको इसके अंदर ऐसा डाल दिया। वही 10 kg पहले भी लगाया था, वही 10 kg अब भी लगाया है, पहले भी वही वुड थी, अभी भी वही वुड है। तो क्या चीज बदल गई? तो हम बोलेंगे उसी फोर्स का इफेक्ट बदल गया। पहले इफेक्ट कम था, अभी इफेक्ट ज्यादा हो गया। ये जो इफेक्ट है उसको हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? प्रेशर। तो फोर्स वही लग रहा है लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या छोटा कर दिया? एरिया। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट का नाम हमने रखा प्रेशर। अब अगर मुझे इसके अंदर इस नेल को डालना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं फोर्स को इंक्रीज करूं, बहुत इंक्रीज करूंगा, ये अंदर चला जाएगा। तो ये जो इफेक्ट ऑफ द फोर्स है, यानी ये जो प्रेशर है, ये किसके प्रोपोर्शनेट होता है? फोर्स के। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा। दूसरा, अभी अभी हमने देखा, अगर एरिया छोटा करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको ज्यादा दिखता है। फिर से देखिए, एक सूटकेस 10 किलो का है,
उसको हमने उठाना है तो हमने उसमें ऐसे एक नायलॉन की तार बांधी या स्टील की तार बांधी और ऐसा हाथ से उसको उठाया, हाथ से उठाया और हम बोलेंगे हाथ में बहुत दर्द होता है, तार हमारे हाथ में गड़ती है। 10 किलो का सूटकेस है तो ये इस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, हमारे हाथ में दर्द होता है। तो हमने उस तार को हटा दिया, उसकी जगह एक गद्दे वाला हैंडल लगाया जो कि इतना चौड़ा है। ये लगा के अब हमने ऐसा हाथ दिया और उठाते हैं, हमारे हाथ में कोई दर्द नहीं होता। सूटकेस का वजन तो कम नहीं हुआ, सूटकेस इज स्टिल 10 kg, फोर्स उतना ही लग रहा है वो mg, लेकिन क्या कम हो गया, उस फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। और हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे, क्या कम हो गया, प्रेशर कम। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर कम हो गया। ये प्रेशर कम करने के लिए हमने क्या टेक्निक लगाई, एरिया को बड़ा कर दिया। पहले जो एरिया हमारे कांटेक्ट में आ रहा था वो एरिया छोटा था, एक तार का एरिया, अब ये एरिया हमने बड़ा कर दिया। तो ये एरिया बड़ा होने से इफेक्ट ऑफ द फोर्स यानी प्रेशर कम हो गया। तो हमको एक चीज समझ में आई, इफेक्ट ऑफ द फोर्स दैट इज प्रेशर, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। राइट, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला नोट करिए, P इज इक्वल टू F अपॉन A। ये हमने प्रेशर को डिफाइन किया। ओके, आप देखेंगे प्रोपोर्शन में हम लोग नॉर्मली एक K लगाते हैं, फिर उस K को 1 करते हैं। 1 कैसे करते हैं, हमारी एक स्पेशल टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हम इसकी नई यूनिट बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, when the force applied is 1 Newton on an area of 1 square meter, there will be certain effect। उस इफेक्ट का अब से हमने नाम रखा 1 पास्कल। फिर से देखिए, प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू F अपॉन A, P इज इक्वल टू K F अपॉन A। अब फोर्स को हमने कितना लिया, 1 न्यूटन, एरिया को कितना लिया, 1 मीटर स्क्वायर फीट। लेकिन 1 न्यूटन लगाएंगे 1 मीटर स्क्वायर पे, जितना प्रेशर आएगा उस प्रेशर का हमने नया नाम क्या रखा, 1 पास्कल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 पास्कल। ये भी कितना हो गया, 1 1 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इस K की वैल्यू 1 को यहां रखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू F अपॉन A। ये फॉर्मूला हमने बनाया और उसके बाद ये वाला सारा हम भूल गए, ये जरूरत नहीं। सो P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये हमने याद कर लिया। अब प्रेशर का यूनिट बताइए, वेरी गुड, पास्कल। पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, पास्कल। दिस इज पास्कल और इसका साइन बनाएंगे तो कैपिटल P A, पास्कल। ये है इसका यूनिट। अच्छा, इसकी डायमेंशंस बताइए, प्रेशर की डायमेंशंस। यस, M, करेक्ट, ये है ml T-2 और ये है L-2, तो कितना आ जाएगा, M L-1 T-2। ये है प्रेशर। ये वाली डायमेंशंस अभी अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, ये डायमेंशन होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज पास्कल, M L-1 T-2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है?
वेक्टर है या स्केलर है, तो हम ये ढूंढने जाते हैं कि क्या प्रेशर में डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है स्कूल में? कुछ नहीं पढ़ा? ठीक है, तो देखिए प्रेशर में डायरेक्शन होती है। कैसे डायरेक्शन होती है? हम सबको मालूम है कि वो फोर्स लगाएगा और फोर्स में डायरेक्शन होती है। तो हमने ऐसे पानी की धार रखी, पानी ने इधर जाके फोर्स लगाया, इस प्रेशर के कारण, इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण ये दीवार उधर जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ हमने प्रेशर दिया तो प्रेशर देने से ये ऐसे जाएगी, तो प्रेशर में डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होती तो क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एक बैलून के अंदर हमने हवा भरी, उसमें प्रेशर आ गया, श्योर प्रेशर आ गया, या उसके अंदर हमने पानी डाला और पानी से खूब उसको भर दिया तो उसके अंदर प्रेशर आ गया, वो फूल गया। अब हमने उसको इधर से पंक्चर किया, ऊपर से पानी किधर जाएगा? ऊपर। तो प्रेशर की डायरेक्शन किधर पता लगी हमको? ऊपर की तरफ। अगर हमने इधर से पंक्चर किया तो इधर जाएगा, तो प्रेशर की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट में। और इधर पंक्चर किया तो राइट में, इधर किया तो नीचे। तो प्रेशर की डायरेक्शन किधर? तो आंसर आया इन ऑल द डायरेक्शंस। अब हमको एक चीज समझ में आई, प्रेशर हैज डायरेक्शन बट द डायरेक्शन इज इन ऑल द डायरेक्शंस। तो प्रेशर में डायरेक्शन होती है पर सब तरफ होती है, तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब कि इसको हम वेक्टर बोलेंगे या स्केलर बोलेंगे। फिर से कंफ्यूज हो गए, सभी साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि चूंकि इसके पास एक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसको वेक्टर नहीं कह सकते। जैसे वेलोसिटी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो उसका इधर का कंपोनेंट कितना हो गया? 0। लेकिन अगर प्रेशर इधर हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो उसके कंपोनेंट तो हम बना नहीं सकते जैसे वेक्टर के कंपोनेंट बनाते हैं। प्रेशर चारों तरफ लगता है। बैलून में आपने देखा, कहीं भी छेद करोगे सब तरफ से पानी आता है। तो प्रेशर की डायरेक्शन सब तरफ होती है, डायरेक्शन होती है पर सब तरफ होती है। अब फिर से वही क्वेश्चन कि वेक्टर बोलेंगे या स्केलर बोलेंगे, तो हमने आंसर ये बनाया भैया ना ये स्केलर है ना वेक्टर। तो एक तीसरी कैटेगरी हमने बनाई और उस कैटेगरी को हम कहते हैं टेंसर। नोट करिए, प्रेशर इज नाइदर ए स्केलर क्वांटिटी नॉर ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर इज neither a scalar nor a vector quantity. It is a tensor. तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा what is meant by tensor। तो नीचे लिखिए tensor is क्या? डेफिनेशन लिख चुके? कब? स्ट्रेस में आया हो, राइट। तो प्रेशर इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, तो लिखने की अब जरूरत नहीं है। व्हाट इज ए टेंसर? टेंसर इज ए क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन बट इन मेनी डायरेक्शंस। इट हैज ए डायरेक्शन बट द डायरेक्शन इज इन मेनी डायरेक्शंस। सो एनी क्वांटिटी हैविंग मेनी डायरेक्शंस इज ए टेंसर। A quantity having no direction is scalar. Quantity having one direction is vector. A quantity having many directions is tensor. ये इसका डिफरेंस है। ओके, तो ये टेंसर के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको आते हैं, वो मुझे लगता है अलग से ज्यादा मुझे कराने की जरूरत नहीं है, वो इसके बेसिस पर रहेंगे। फोर्स अपॉन एरिया। एक ही फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर हम उसका इफेक्ट कम करना चाहे तो एरिया को बढ़ा देंगे, अगर उसका इफेक्ट ज्यादा करना चाहे तो एरिया को कम कर देंगे। इफेक्ट ज्यादा हम कब करना चाहते हैं? जब हम एक दीवार में एक कील लगाना चाहते हैं, एक नेल को लगाना है दीवार में, तो हम क्या चाहते हैं? फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो, तो एरिया को क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। एरिया को छोटा कर देते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा लगता है उसमें।
इफेक्ट ज्यादा होता है और वो नेल अंदर चला जाता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। दूसरा, क्या हमको फोर्स का इफेक्ट कम करने की जरूरत पड़ती है? आंसर इज यस। मैंने आपको एग्जांपल बताया, सूटकेस का हैंडल चौड़ा कर देते, क्यों वाइड कर देते उसको? बिकॉज द एरिया इज इंक्रीज, द प्रेशर इज डिक्रीज। एंड व्हाट इज प्रेशर? इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो हमारे हाथ में जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। दूसरा, इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? व्हाई डू वी हैव स्लीपर्स बिलो द रेलवे लाइन? Why do we have sleepers below the railway line? तो रेलवे लाइन के नीचे, ये रेलवे लाइन है, इसके ऊपर ट्रेन ऐसे आएगी, रेलवे लाइन इतनी सी चौड़ी है बस, और ऐसा जमीन पर रखी है, ग्राउंड पे रखी है। इसके ऊपर जब 100 टन का वेट आएगा, 1000 टन का वेट आएगा, तो ये उसको नीचे जमीन में दबा देगी। क्यों? छोटा सा एरिया है और इसके ऊपर इतना हैवी लोड आएगा ट्रेन का, तो फोर्स का इफेक्ट कितना होगा? तो हम कहेंगे फोर्स का इफेक्ट यानी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। कैसे निकाला? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एंड एरिया इज स्मॉल, सो प्रेशर विल बी लार्ज। तो इतना लार्ज प्रेशर होने से, इतना इफेक्ट ज्यादा होने से ये जमीन में ऐसे घुस जाएगा, दूसरी बार ट्रेन नहीं जा पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो रेल्स हैं, इन दोनों रेल के बीच में स्लीपर्स लगा देते हैं ऐसे। अब ये एक सीढ़ी जैसा बन गया और इसको हमने जमीन में बिछा दिया। जब हम इसको ऐसे ग्राउंड पर बिछाते हैं, इसको हमने ऐसे ग्राउंड पे बिछाया, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में इतना बड़ा एरिया आएगा, इधर रेल, इधर रेल, इधर स्लीपर, और ये पूरा ऐसा रखा। अब यहाँ की रेल को दबाइए, फोर्स किस पे लगेगा? पूरे एरिया पे लगेगा। तो इफेक्ट जो आएगा पूरे एरिया पर आएगा। उस फोर्स को कौन संभालेगा? रिएक्शन किस में होगा? इस पूरे में। और इसका एरिया हमने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ऐसा जार बना के। समझ में आया? अब ये एरिया इतना बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसा हो गया? बहुत कम हो जाएगा। अब ये जो रेल है ये ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगी, धंसेगी नहीं। So that is why we have the sleeper. तो इसके आंसर को हम लिखेंगे कैसे? The sleepers are used to increase the area of the combination, area of the combination of two rails. If the area is increased, then the force exerted by the train become less. The force by the train is same, but pressure become less. Because area is increased, pressure is effect of the force. When this has become less, then there is no chance that the rails will enter the earth. Rails will enter the ground. There is no chance for that. That is why we use sleepers. अकेली रेल होती तो 2-4 बार ट्रेन जाने से अंदर चली जाती। Is it clear? तो ये होता है इसका प्रेशर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिए कि जो आप ट्रेन्स देखते हैं, रेल देखते हैं, रेल के नीचे मेटल्स रहता है। मेटल यानी गिट्टी, पत्थर। वो पत्थर के टुकड़े क्यों रहते हैं? वहीं पर उसको कंक्रीट क्यों नहीं कर देते? तो इसका आंसर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इस पर ये हमारा रेल है, इसके ऊपर ट्रेन ऐसे आती है, पहले इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ट्रेन यहां पर आई, इस पर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से ये इसको नीचे जाना चाहिए। दो काम हो सकते हैं। अगर हम इसको नीचे जाने देते हैं तो ये यहां पर हमने स्प्रिंग लगा दिया ऐसे, तो ये ऐसा नीचे गया और जब ट्रेन चली गई तो ऐसा ऊपर आ गया। दूसरा, अगर हमने नीचे स्प्रिंग नहीं लगाया, यहां से ट्रेन आई और यहां पे लोड पड़ा तो ये ऐसा दब गया और चपटा हो गया। ऐसा पहली बार में 1 मिलीमीटर दबा, दूसरे में 2 मिलीमीटर दबा, तीसरे में 3 मिलीमीटर दबा, पर नीचे हमने सॉलिड करके रखा हुआ है, ये नीचे का नीचे नहीं जा सकता। जितना यहाँ फोर्स पड़ता जाएगा, हर बार एक ट्रेन आती है 10,000 टन की, इसको दबाती है चली जाती, फिर दूसरी आती है दबाती चली जाती। थोड़े दिन बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारी रेल थी, ये रेल इतनी रह गई, बस
क्यों? दब गई, फ्लैट होती गई। आप जानते हो लोहे को ऐसे मारते जाएंगे, दबता जाएगा, तो वो नुकसान हो गई और ये हमको बदलनी पड़ेगी। अगर हम इसके नीचे ऐसे स्प्रिंग लगाते तो जब ये ट्रेन आती तो ये ऐसे जाता, दब जाता नीचे, क्योंकि ट्रेन को दबाएगी, ये ऐसा दबेगा फिर ऐसा उठ जाएगा। इसकी शेप खराब हुई क्या? नहीं खराब। इसलिए थोड़ी सी ऐसी चाल होने से हमको ये हेल्प मिलती है। अगर ये चाल नहीं होगी तो क्या होगा? ये ऐसा दबेगा और इसका फोर्स इतना हो जाएगा जो इलास्टिक लिमिट के ऊपर चला जाएगा। इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाने से क्या होगा? ये डिशेप हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन से इसकी लंबाई परमानेंट सेट ऐसी हो जाएगी और इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। उसको बनाने के लिए, स्प्रिंग को बनाने के लिए हम इसके नीचे गिट्टी डाल देते। जब भी ट्रेन आती है तो ये ऐसा गिट्टी को दबा लेती है और फिर जब ऐसा उठती है गिट्टी वापस अपनी जगह आ जाती है। इस तरह से ये दबता नहीं। दिस इज इलास्टिसिटी। सो मेटल, उसको गिट्टी को मेटल बोलते हैं। व्हाई डू वी प्लेस मेटल? टू हैव द इफेक्ट ऑफ स्प्रिंगीनेस, टू हैव द इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग, so that the pressure does not deform it, otherwise there will be deformation of the railway track. उससे हम उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस तरह से आएंगे जिसमें एरिया कम होंगे या एरिया ज्यादा हो जाएंगे। दोनों चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड। प्रेशर ऑफ फ्लूइड, अगर हमने कहीं पर पानी या लिक्विड इकट्ठा करके रखा है तो उसके अंदर प्रेशर होगा, नहीं होगा, कितना होगा, क्या नियम है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसके लिए पास्कल ने बहुत स्टडीज की थी और पास्कल ने इसके लिए रूल बनाए थे। पास्कल ने जो रूल बनाए थे उसके पहले हमको एक छोटी सी चीज और पढ़नी है, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय डेंसिटी। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये दोनों चीजें, दोनों टर्म्स हम लोग बहुत यूज किया करेंगे। तो डेंसिटी के लिए हमने पढ़ा है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी बेसिकली होता है मास। डेंसिटी is equal to mass per unit area, per unit volume, sorry not area, volume. Density per unit volume is mass per unit volume is density. ठीक है, डेंसिटी का यूनिट बताइए। डेंसिटी का यूनिट केजी, वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी की डायमेंशंस बताइए। ml-3। ओके, ये है डेंसिटी। डेंसिटी के लिए नॉर्मली हम लोग सिंबल यूज करते हैं रो। अगर एक सेकंड सिंबल की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे सिग्मा, राइट? इसकी हमको जरूरत पड़ती है, बट देयर इज नो स्टैंडर्ड सिंबल एज सच। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये आ गया। अब उसके बाद एक दूसरी टर्म रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई चीज पानी से कितने गुना भारी है, अगर हम आपको बताएंगे तो हम क्या बता रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी। जैसे अगर हमने बताया दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज हैविंग डेंसिटी 3, उसका मतलब पानी से कितने टाइम्स हैवी है वो? 3 टाइम्स हैवी। जितना पानी लेंगे उतना ही अगर ये वाला मटेरियल लेंगे तो पानी का वेट अगर 2 kg है तो इस मटेरियल का वेट कितना होगा? 6 kg, 3 टाइम्स। ये क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। सो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी
ये वाला फिगर हम लोग नॉर्मली हर जगह कोट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट नहीं होती और इसमें डायमेंशंस नहीं होती। तो रिलेटिव डेंसिटी ये relative density is equal to density of material, density of water, or this is unitless and dimensionless. So if I tell you that density of this particular iron is 9, what does it mean? It is 9 times heavier than the water. अच्छा, अब इसमें एक कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको हमने स्टैंडर्ड मान के वेट कर लिया, इसका मास ले लिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने ग्राम को वैसे डिफाइन किया था कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी को लो, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इतना पानी लेंगे, उसका जितना मास होगा उसको हम बोलेंगे 1 ग्राम। ये सीजीएस सिस्टम में था। बाद में जब एसआई सिस्टम में कन्वर्शन हुआ, तो एसआई सिस्टम में हमने क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह क्यूबिक मीटर को वॉल्यूम का यूनिट बना दिया। अब क्यूबिक मीटर उससे 10⁶ टाइम्स बड़ा होता है क्यूबिक सेंटीमीटर से, तो इसलिए पानी की जो डेंसिटी है वो भी बढ़ गई, और अब ये जो वाटर की डेंसिटी है वो भी 10⁶ ग्राम हो गई, दैट इज 1000 kg हो गई। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फिगर आपको याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या होता है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। इतना बड़ा अगर टैंक होगा और उसमें पानी भरेंगे तो वो पानी कितना होगा? 1000 kg। ये उसकी डेंसिटी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इसी को अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ये किस सिस्टम की यूनिट है? ऐसा है। अगर सीजी में करेंगे, सीजीएस, तो ये बहुत याद रखने वाला, बहुत आसान है। दिस इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, यानी जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मास होगा। ये वाटर की डेंसिटी। अच्छा, अब ये देखिए, ये 1000 kg स्टैंडर्ड हमने याद कर लिया। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, और इसको इधर ले आएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ, देखिए हमको दिया गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, तो उसकी डेंसिटी बताइए। तो डेंसिटी के लिए हमको क्या करना है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000। तो आप इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000, और इसके साथ यूनिट क्या लगा देंगे? kg पर मीटर क्यूब। इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी एक दूसरे में कन्वर्टेबल हो सकते हैं। जब आप डेंसिटी बनाएंगे उसके साथ यूनिट आ जाएगा, और जब डेंसिटी नहीं बनाएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? सिर्फ एक नंबर। जैसे एल्यूमिनियम मान लीजिए, या कोई दूसरा मेटल है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो डेंसिटी कितनी होगी? 5000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। किसी की डेंसिटी 2 है, रिलेटिव डेंसिटी 2, तो डेंसिटी कितनी होगी? 2000 kg पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये डेंसिटी समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेशर में। दैट इज अच्छा, हाँ, कुछ चीजों की डेंसिटी नोट करिए। वाटर की डेंसिटी तो आपने ले ली। सी वाटर जिसमें सॉल्ट मिला होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लिखिए 1.03 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ सी वाटर, 1.03 इंटू 10⁻³।
डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1.06 into 10 to the power 3. Density of air 1.29. What does it mean? अगर हम 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर एयर लेंगे और उसका वेट करेंगे तो उसका मास कितना मिलेगा हमको? 1.29 kg. तो इस तरह से एयर के मॉलिक्यूल्स का जो मास है ये हमको बताया गया है 1.29 kg पर मीटर क्यूब. उसके बाद ऐसे ही दूसरी चीजें भी हैं. हाइड्रोजन 9 into 10 to the power minus 2. 9 into 10 to the power minus 2 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो द आंसर विल बी 90 ग्राम्स. ठीक है, ये है डिफरेंट डेंसिटीज. अच्छा, अब हम इसके बाद आते हैं पास्कल्स लॉ, प्रेशर से रिलेटेड वापस. तो प्रेशर में हमको पढ़ना है नेक्स्ट, दैट इज पास्कल्स लॉ. पास्कल लॉ प्रेशर से रिलेटेड है कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसा होता है. ओके, पास्कल्स लॉ लिखिए. प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड इज same throughout. ये है पास्कल्स लॉ और हमने इसमें कुछ एडिशन कर लिया. उसकी डायरेक्शन प्रेशर की किधर होती है? नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. जैसे अगर हमने एक बैलून में पानी को भरा तो बैलून की सरफेस को ये पानी दबा रहा है. किस तरफ दबा रहा है? तो हमारा आंसर है कि यहां पर टेंजेंट कीजिए, यहां पर वाटर इसको ऐसे दबा रहा है. कितना एंगल बनाते हुए? 90. ये वाली सरफेस को पानी किधर दबाता है? बाहर की तरफ यानी ऐसे. और ये डायरेक्शन कितनी है? 90. यहां पर ऐसा ऊपर की तरफ 90, यहां पर इस तरफ 90. इस तरह से प्रेशर हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को किस तरफ दबाता है? 90 डिग्री बनाते हुए दबाता है. इसके अंदर हमने एक लोहे का टुकड़ा डाला. वो लोहे का टुकड़ा ऐसा है. ये अगर इसके अंदर एक आयरन पीस है तो ये किस डायरेक्शन में ये लिक्विड इसको प्रेस करेगा? तो आंसर है टॉप को ऐसा प्रेस करेगा, बॉटम को ऐसे प्रेस करेगा, ये ऐसे प्रेस करेगा और ये वाली सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा. हर जगह एंगल कितना रखना है इसमें? 90. तो प्रेशर हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है? एट राइट एंगल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. ठीक है, ये प्रेशर है. यहां पर काम करता है इस तरफ, यहां काम करता है इस तरफ. तो
तो जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसके राइट एंगल पर काम करता है। इसका एक बड़ा छोटा सा प्रूफ है, ये प्रूफ आपको जगह जगह काम पर आएगा। जैसे इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर अगर लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट पर हैं, ये कांटेक्ट इस पर फोर्स लगाता है और ये फोर्स 90 डिग्री पर लगाता है। अगर हम ये मान लें कि ये 90 डिग्री पर नहीं लगा रहा है, तो 90 डिग्री पे नहीं लगा रहा है तो किसी और डिग्री पे लगाता होगा, लेट अस से इस डिग्री पे लगाता, ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है, हमको मालूम है कि हर वेक्टर के हम कंपोनेंट बना सकते हैं। इस फोर्स के भी हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट नीचे काम करेगा और एक कंपोनेंट इधर काम करेगा। नीचे वाले कंपोनेंट को इसका सरफेस का रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो इसका कंपोनेंट नीचे काम कर रहा है प्रेशर का, दिस इज प्रेशर वर्टिकल कंपोनेंट, ये नीचे काम कर रहा है। इसको कौन बैलेंस कर लेता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वाटर ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, लेकिन इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। अगर इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा मोशन क्रिएट करता है। तो ये पार्टिकल ऐसा चलना शुरू कर देगा, इस तरफ चलना शुरू कर देगा। पर हमने एक ग्लास में पानी रखा, एक ड्रम में पानी रखा, पानी को नीचे देखा, नहीं चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा है, दिस वाटर इज स्टेबल, स्टैटिक। तो अगर ये नहीं चल रहा है मतलब ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? 0। हमको मालूम है कि ये कंपोनेंट, ये अगर एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? दिस इज प्रेशर साइन थीटा। पर चूंकि ये चल नहीं रहा है इसलिए P साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर P साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये थीटा कितना होगा? 0। ये वाला थीटा कितना होगा? 0। तो प्रेशर कैसा होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मली इसको ऐसा बनाया जाता है, थीटा हम यहां मानते हैं, ये थीटा, तो ये भी क्या हुआ? थीटा। इसको नोट कर लीजिए, ये प्रेशर है, प्रेशर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? नाउ लेट्स राइट इट, दिस कंपोनेंट इज P cos theta. For static liquid, P cos theta is equal to 0. क्योंकि अगर उसकी फोर्स की कुछ भी वैल्यू होगी तो लिक्विड को चलना चाहिए, पर लिक्विड तो खड़ा है मतलब ये वाले फोर्स की वैल्यू, ये वाले प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 0. If P cos theta is equal to 0, then P is not 0, therefore cos theta is equal to 0, therefore theta is equal to 90 degree. ये एक छोटा सा प्रूफ है जो ये बताता है कि ये एंगल थीटा हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो ये लिक्विड इधर से सरना शुरू हो जाएगा, जबकि हम क्या देखते हैं? लिक्विड खड़ा है। तो खड़ा लिक्विड कब हो सकता है? जब ये फोर्स कैसा हो? सीधा। अगर फोर्स हमने ऐसा टेढ़ा लगाया तो ये तो इसको ऐसे सामने की तरफ ढकेल देगा, थोड़े से फोर्स से, इतने फोर्स से, पर ये बिल्कुल नहीं ढकेलता है, लिक्विड खड़ा है। इसका मतलब फोर्स कैसा है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये है इसका प्रूफ, दैट फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, दिस इज पास्कल्स लॉ। तो हर जगह पर प्रेशर कैसा होता है? सेम होता है, राइट? अब इसमें हमने ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं किया, सो दिस लॉ इज नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। This law is for the case where gravity is neglected. लेकिन अगर हम ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा, उसको हम प्रेशर अंडर ग्रेविटी ऐसा अलग से पढ़ेंगे।
तो ये है हमारा पास्कल्स लॉ। अच्छा, पास्कल्स लॉ ग्रेविटी के साथ भी चेंज होता है, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ग्रेविटी के कारण बदलने वाले प्रेशर के लिए हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ इनसाइड फ्लूइड। ओके, ये लिक्विड है, इस लिक्विड पर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर एक समान होना चाहिए? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर प्रेशर एक समान होता है। So this point and this point should have equal pressure. But in practice we see the pressures are different. Why the pressures are different? That is due to the force of gravity. If we make a cylinder here, this and this. हाँ जी, इसकी हाइट्स को देखिए। हाइट यहां से लेते हैं, हाइट यानी डेप्थ। ये वाली डेप्थ यहां से इसकी हाइट कितनी है? h1, और यहां से इसकी हाइट कितनी है? h2। इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमने कितना माना है? ये थोड़ा ऑन टॉप सरफेस F1, इसको ले लीजिए H1, और ये वाली H2। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यहां से यहां तक ये वाली हाइट, दिस इज H2, और यहां से यहां तक ये वाली हाइट H1। ये है सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऊपर ये वाला फोर्स लगता है, इस सरफेस पे ये पूरा फोर्स लगता है। फिर से इसको एक बार देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए ये यहां सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड है, दैट लिक्विड इज H1 हाइट। इस सिलेंडर के ऊपर जितना लिक्विड है, दिस हैज हाइट H2। इस पर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज F1, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये दिस इज F2। अब जो F1 फोर्स लग रहा है, वो किसके कारण लग रहा है? F1 ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ये वाला जो कॉलम बना, इसके ऊपर इतना लिक्विड है, इसका कॉलम ये भी इसको दबा रहा है। इसका दबाने का इसका मास है M1, तो ये कितना फोर्स बनाएगा? M1G। और ऊपर से कितना लग रहा है? P into A। तो ये हमारा बना टॉप सरफेस पे फोर्स कितना है? P1A प्लस M1G। बॉटम सरफेस पे फोर्स कितना है? PA into M2G। ये M2 कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक जितना लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का मास कितना है? M2। यहां से लेके यहां तक, तो ये M2G इस सरफेस को दबा रहा है नीचे। अब इस सरफेस और इस सरफेस के फोर्स का डिफरेंस, ये इस सिलेंडर का ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों के बीच फोर्स का कोई डिफरेंस है क्या? तो हमने ये निकाला डिफरेंस, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू G। M2 किसके बराबर है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
इसका वॉल्यूम हमने लिया V2 और V2 वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एरिया इनटू हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ द कॉलम कितना है? H2, सो एरिया इनटू H2, दिस मल्टीप्लाइड बाय रो, ये यहां हमने ले लिया रो, माइनस या यहां ले लो रो माइनस ये वाला कितना हो जाएगा? एरिया, ये है M1 इस सिलेंडर। इस सिलेंडर का मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इनटू हाइट। हाइट इसकी कितनी है? H1, तो ये हुआ एरिया A इंटू हाइट H1, डेंसिटी रो ये, और इंटू G। G दोनों के लिए हो गया। दिस इज इक्वल टू, एरिया कॉमन निकालिए, रो कॉमन निकालिए और G कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा? H2 माइनस H1। ये है H2 और ये है H1। H2 माइनस H1 ये रहा, इतना सा। ये इसका नाम हमने दिया H, यहां से लेके यहां तक। तो H किसके बराबर होता है? H2 माइनस H1, ये H। तो H2 माइनस H1 को हम क्या लिख सकते हैं? H। और इस A को इधर ले आइए, इधर क्या है? डिफरेंस ऑफ फोर्स। सो डिफरेंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू H रो G। डिफरेंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। सो डिफरेंस ऑफ प्रेशर, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू H रो G। ये फॉर्मूला बना डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन व्हाट? बिटवीन टू सरफेसेस। एक सरफेस की डेप्थ कितनी है? H1, और दूसरे की डेप्थ कितनी है? H2। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? H। तो दो ऐसी सरफेस जिसके बीच में H हाइट का डिफरेंस हो, उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? H रो G। ये उसका फॉर्मूला बना। वहाँ पे जो हाइट H1 है वहाँ, ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, ये लोहे का, लकड़ी का कोई दूसरा नहीं है। ये हमने ड्राइंग की है, सिर्फ अंदर में ऐसे लाइन खींच के एक ड्राइंग की है, और उस ड्राइंग में जो सिलेंडर कंसीडर किया वो सिलेंडर किसका बना हुआ है? उसी लिक्विड का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिलेंडर इज मेड ऑफ लिक्विड। ये जो सिलेंडर जिस लिक्विड का बना हुआ है, यही लिक्विड है वो, और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? H। ठीक है, और ग्रेविटी का फोर्स कितना है? G, एंड देयर इज ए फोर्स डिफरेंस, देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस कितना है? H रो G। दिस शोज दैट प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट आर नॉट इक्वल, देयर इज ए डिफरेंस। So whenever there is a difference of the height, vertical height, then there is difference of pressure. तो यहाँ पे ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई रिएक्शन फोर्स जो है उसको कंसीडर नहीं करते? रिएक्शन फोर्स किसका? ग्रेविटी जो लग नहीं, रिएक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट जहां होता है वहां लगता है। ये जो यहाँ पर लिक्विड इस पर कांटेक्ट करके एक्शन फोर्स लगाएगा, ये इस लिक्विड पर रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। एक्शन रिएक्शन इक्वल होंगे, और इक्वल होने से नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 बताएगा कि इस लिक्विड में मोशन नहीं हो रहा है और लिक्विड अपनी जगह पे रुका है, तो लिक्विड रुका है। लेकिन प्रेशर का डिफरेंस आता है। तो जैसे जैसे ये हाइट चेंज होती है, तो दो सरफेस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होता है, और वो कितना होता है? H रो G। ठीक है, फिर से इसको एक बार और समझ लीजिए किस तरह से आप डिराइव करेंगे। इसका नाम क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इनसाइड ए फ्लूइड। इसी का दूसरा कैलकुलेशन हम ऐसे लिखते हैं
pressure due to column of liquid, pressure due to column of liquid, pressure due to column of liquid. ओके, तो इसको हम लेंगे यहां से let us imagine a cylinder with surface, with flat surface S1 and S2 at depth H1 and H2. ये यहां से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कहां पर आ जाएंगे? फोर्स 1, दैट इज फोर्स ऑन सरफेस नंबर 1. इस पर ऊपर से ग्रेविटी के कारण फोर्स किधर लगता है? नीचे. कौन लगाएगा? जो भी उसके ऊपर मॉलिक्यूल है. इसके ऊपर एयर के मॉलिक्यूल भी हैं और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल भी हैं. दोनों के फोर्स को हमने ऐड कर दिया. तो F1 किसके बराबर होगा? ओके, प्रेशर by atmosphere is PA, let area BA, then on top surface force, ये फोर्स किधर काम करेगा? डाउनवर्ड. on bottom surface force डाउनवर्ड. दोनों फोर्स ग्रेविटी के कारण है, क्योंकि हम ग्रेविटी के कारण वेरिएशन स्टडी करना चाहते हैं. तो ये वाला फोर्स जो ग्रेविटी के कारण लगेगा, दैट इज ड्यू टू दिस कॉलम प्लस एयर. इस सरफेस पे जो फोर्स लगता है, दैट इज ड्यू टू दिस कॉलम प्लस एयर. और उसमें से हमको नीचे वाले फोर्स से ऊपर वाले फोर्स को माइनस कर देना. तो ये रहा ऊपर वाला फोर्स टॉप सरफेस पे, और ये रहा नीचे वाला फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, mg. दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू एरिया. तो एटमॉस्फेयर का फोर्स हमने कैसे लिया? प्रेशर इनटू एरिया. लिक्विड का फोर्स कैसे लिया? mg. ये वाले लिक्विड का mg, और इसका फोर्स कैसे लिया? प्रेशर इनटू एरिया. टोटल फोर्स आ गया. इस पे टोटल फोर्स कैसे निकाला? यहां तक का कैसे लिया? प्रेशर इनटू एरिया. और यहां से यहां तक लिक्विड है, इसका कैसे लिया? m2 इनटू g. ये अब इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे. अगर माइनस करने से 0 आ गया तो उसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, और अगर 0 नहीं आया तो प्रेशर का डिफरेंस है. तो हमने F2 माइनस F1 किया, ये M2 माइनस M1. लेकिन M2 क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम को हमने लिखा एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट. तो ये एरिया कॉमन बाहर आ गया. हाइट 2 माइनस हाइट 1. चूंकि ये हाइट अलग अलग है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करके 0 नहीं बना सकते. तो H2 माइनस H1, ये H2 ये H1, ये इसकी हाइट आ गई कितनी? H. तो ये हाइट हमने लिख दी H. सो दिस इज फोर्स, और एरिया को इधर ले आए कॉमन निकाल के, तो फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज प्रेशर डिफरेंस. सो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू H rho G. सो दिस इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस, और इसी का नाम क्या है? द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट H एंड डेंसिटी rho. ठीक? तो ये है प्रेशर डिफरेंस, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है? आंसर है ग्रेविटी के कारण अलग अलग हाइट पर प्रेशर अलग अलग होते हैं. और पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इफ वी नेग्लेक्ट ग्रेविटी देन एट एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम. अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें,
G को नेग्लेक्ट कर दे 0, तो ये क्या हो गया? 0. व्हाट इज दिस? प्रेशर डिफरेंस. हर जगह का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. मतलब सब जगह प्रेशर कैसा है? सेम. ठीक है. तो जब हमारे प्रेशर्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में, और वहां पर mg ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम क्या मान लेते हैं कि सब जगह प्रेशर कैसा है? एक समान है. ठीक है. और जब समुद्र के नीचे जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, तो वहां ग्रेविटी मैटर करती है, इसलिए वहां पर प्रेशर का डिफरेंस आता जाएगा. जितना हम समुद्र में नीचे जाएंगे उतना ये H1 कॉलम बढ़ता जाएगा. जितना ये कॉलम बढ़ता जाएगा उतना उस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. तो ग्रेविटी में डेप्थ के कारण जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, एंड वो इंक्रीज कितना होगा? H rho G. ओके, दिस इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द प्रेशर. ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2, ये S1 एंड S2. ओके, ये पूरा नोट करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए. ये कभी कभार एग्जाम में आता भी है. इसमें जो आप लोग को कंफ्यूजन बार बार होगा, ये M1 और M2 को लेकर है. सरफेस 1 के ऊपर जो लिक्विड है, इसका मास हमने कितना लिया है? M1. और इससे लगने वाले फोर्स को कितना लिया? M1G. सरफेस 2 के ऊपर जो लिक्विड है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, टोटल की हाइट कितनी है? H2. तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, इस पूरे सिलेंडर का वेट किस पर आ रहा है? S2 पर आ रहा है. इस वेट को हमने क्या माना है? F2. ठीक है, इसको F2 माना है. तो F2 में ये जो M2 लिया है, ये किसका मास है? सिर्फ यहां से लेके यहां तक पूरे का मास M2 लिया, सिर्फ इतने का नहीं. समझ आया? ये पूरे का मास M2 है. और बाद में जब हमने माइनस किया, तो इस पूरे मास M2 में से इतना सा मास M1 माइनस कर दिया. तो किसके कारण आ गया? यहां से लेके यहां तक जो हमने सिलेंडर माना, सरफेस 1 से सरफेस 2, इसमें प्रेशर डिफरेंस आ गया. तो ये जो हमने M2 लिखा है, ये M2 यहां से लेके यहां तक, ये पूरे का मास है, यहां से यहां तक. इज इट क्लियर नाउ? Atmospheric pressure on the surface of Earth, above the surface of Earth, there exists an atmosphere. ये इसके ऊपर, जिसको हम लोग एयर कहते हैं, एयर की बहुत सारी लेयर्स है, और ये एयर मॉलिक्यूल से बनी हुई है, और हर मॉलिक्यूल के पास मास होता है. अगर इसके पास मास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एप्लीकेबल होगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एप्लीकेबल होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगा. इसके नीचे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको भी खींचेगा, ये इसको, और ये अर्थ को यहां पर दबाएगा. ये मॉलिक्यूल एक के बाद एक एटमॉस्फेयर पे हैं, और सबको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे खींचा जा रहा है, एक दूसरे को सब दबाते हुए. अल्टीमेटली वो फोर्स किस पर आने वाला है? अर्थ पर आने वाला है. तो अर्थ को एटमॉस्फेयर नीचे दबाता है. किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. ठीक है. रीजन क्या है? कि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल हैं उनके पास मास होता है, और अर्थ के पास भी मास होता है. अब ग्रेविटेशन का बेसिक नियम क्या है? इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसलिए ये सारे पार्टिकल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और एक दूसरे के थ्रू अर्थ को दबाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं. तो कुछ लिखा भी आपने? नहीं. नोट करिए. द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, atmosphere above the earth have molecules attracted due to gravity.
Okay, they apply force. They apply force on surface of earth. This force, effect of this force, i.e. force upon area, is the pressure created by atmosphere. This is called atmospheric pressure. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कारण है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ग्रेविटेशन फोर्स किस पर लगता है? ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वो नीचे एक दूसरे को दबाते, अर्थ पर जो फोर्स लगेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स अर्थ इज ऑलवेज अंडर ए प्रेशर ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर। अब इसमें आप एक चीज बता सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है और जो प्रेशर बनता है, उसकी सरफेस की हाइट अगर बदलती जाए तो प्रेशर भी बदलते जाता है। फोर्स यानी प्रेशर बदलता जाएगा। इसका मतलब है यहां पर अगर हम एक एयर का ऐसा कॉलम सोच लें, लेट अस कंसीडर दिस, तो यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, दिस इज प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3। कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P3 विल बी मैक्सिमम। क्यों? प्रेशर किससे डिपेंड करता है? कि ऊपर से कितना बड़ा कॉलम उसको दबा रहा है। सबसे बड़ा कॉलम P3 को दबाता है, P2 में इतना छूट गया, इसके ऊपर का कॉलम यहां दबाता है, यहां पर इसके ऊपर का कॉलम दबाता है, तो फोर्स यहां कम लगेगा, यहां पर इतना फोर्स और जुड़ गया, यहां पे इतना फोर्स और जुड़ गया। इसलिए फोर्स, सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता है? ऑन द सरफेस। देयरफॉर द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस। नोट करिए, द प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम on the surface of earth and decreases gradually as we move up, decreases gradually as we move up। ठीक है, तो ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होते जाएगा। और ग्रेविटी में हमने पढ़ा है कि हर पॉइंट पे प्रेशर एक समान नहीं होता, हाइट अगर चेंज होगी तो प्रेशर अलग अलग चेंज होगा। इसमें एक चीज और याद रखिए, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होता है, यहां पर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है, तो बताइए प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? P2 पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां पर एक पॉइंट है P3, इस पॉइंट पर प्रेशर P3 है, तो P3 P2 से कम ज्यादा हो सकता है या उसके बराबर होगा? बराबर होगा, क्योंकि हाइट उसकी कैसी है? इक्वल। तो ये याद रखना है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। और लिक्विड की सरफेस कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। इस सब की हाइट एक समान है। इसका ये मतलब है कि इस लाइन में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका प्रेशर एक जैसा, और इस पर जितने भी हैं सबका प्रेशर एक जैसा। लेकिन ये वाला प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर ज्यादा होते जाएगा। भले हम समुद्र के अंदर जाएंगे, नीचे मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरह से समुद्र में जब हम नीचे जाते हैं तो ऊपर से पानी दबाता है, तो यहां पर जितना प्रेशर होगा नीचे जाएंगे और ज्यादा प्रेशर, नीचे जाएंगे और ज्यादा प्रेशर। इस तरह से प्रेशर बढ़ते जाता है। अब
ये वाला जो प्रेशर है इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ये नीचे काम करता है, ऊपर काम करता है, या साइड में काम करता है? तो आंसर है कि ना, पास्कल्स लॉ से ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में काम करता है। जैसे आपने एक खाली डब्बा लिया, उसके अंदर हवा है, खाली डब्बा है, सब तरफ से बंद है, उसमें हमने एक छेद यहां से ऐसे पंक्चर कर दिया और उसको अंगूठे से बंद कर दिया। उसके बाद इस डब्बे को हम पानी के अंदर ले गए और पानी के अंदर यहां पर ले गए इस डब्बे को, यहां ले जाकर हमने इस छेद को यहां छोड़ दिया, अंगूठा हटा लिया। तो बताइए यहां पर पानी क्या करेगा? उसके अंदर जाएगा। अंदर जाएगा मतलब ऐसे अंदर जाएगा। ये इधर क्यों जा रहा है? कौन दिया इसको फोर्स? तो आंसर है प्रेशर। और प्रेशर की डायरेक्शन किधर होती है? इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर हम इधर छेद करते तो वो इधर चला जाता, इधर छेद करेंगे इधर चला जाएगा, इधर छेद किया ऊपर चला जाएगा, नीचे करेंगे नीचे चला जाएगा। व्हाट डज दैट शो? दैट प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। जहां सरफेस कांटेक्ट में आएगी उस पर वो कितना एंगल बना लेगा? 90। अगर सरफेस हमने ऐसे कर दी तो इस पे 90, ऐसे कर दी तो इस पे 90। क्यों? क्योंकि प्रेशर के पास सभी डायरेक्शन, प्रेशर के पास सभी डायरेक्शन है, उसमें से अप्लाई किसको करेगा? जो राइट एंगल पर है। ठीक है, तो इस दीवार को, इस कमरे की हवा, इस रूम की एयर इस वॉल को किस तरफ दबाती है? राइट एंगल पे। लेकिन यही हवा के पार्टिकल छत को किधर दबाते हैं? ऊपर। और फ्लोर को किधर दबाते हैं? नीचे। ठीक है, तो ये प्रेशर की डायरेक्शन, इट इज ए ओमनी डायरेक्शनल, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल, सब तरफ ये काम करते हैं। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम कैसे नाप सकते हैं? इसको नापने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम एटमॉस्फेयर को नाप सकते हैं, ये फिर अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, क्लोज।